नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो सिर्फ इन न्यूज़ हेडलाइंस को पढ़ना नहीं है, बल्कि इन खबरों के पीछे की जो असली कहानी है उसे समझना है। मतलब डिफेंस से लेकर पंचायत तक के दस्तावेज हैं हमारे पास आज। बिल्कुल। और इस सूचना के महासागर में ना सबसे जरूरी चीज होती है इन अलग अलग दिखने वाले डॉट्स को कनेक्ट करना। क्योंकि जो हेडलाइंस हम सतह पर देखते हैं, असली जो भू राजनीतिक ताकतें हैं वो उस सतह के बहुत नीचे आकार ले रही होती हैं। सही कहा। और गहराई की बात हो ही रही है, तो सबसे पहले सीधा समुंदर के नीचे ही चलते हैं। 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। हाँ, आईएनएस अरिधमन की बात कर रहे हैं ना आप। बिल्कुल। हमारी तीसरी स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन यानी एसएसबीएन, इसको कमीशन कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसके लिए सोशल मीडिया पर लिखा था कि शब्द नहीं, शक्ति है अरिथम। और इसके आंकड़े भी तो देखिए, ये कोई छोटी मोटी पनडुब्बी नहीं है। 7,000 टन इसका वजन है और इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स हैं। जो कि हमारी जो पहली सबमरीन थी आईएनएस अरिहंत, उसके मुकाबले सीधे दुगने हैं। है ना? एकदम सही। और इन ट्यूब्स में K4 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं, जिनकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है। साथ ही 750 किलोमीटर रेंज वाली K15 मिसाइलें भी इसमें आ सकती हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अपग्रेड है। हाँ, और इन सबको पावर देने के लिए जो इसके अंदर रिएक्टर लगा है वो 83 मेगावाट का है, जिसे बार्क ने विकसित किया है। यहाँ पर मैं थोड़ा रुककर ये जो शब्द है ना एसएसबीएन, इसके भारीपन को समझना चाहूंगा। मतलब श्रोताओं के लिए समझना जरूरी है कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये परमाणु हथियार ले जा सकती है। बिल्कुल नहीं। इसमें जो न्यूक्लियर शब्द है ना, वो इसके चलने के तरीके यानी इसके प्रोपल्शन से भी जुड़ा हुआ है। मतलब जो साधारण डीजल और इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होती हैं, उन्हें तो अपने इंजन चलाने के लिए या बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार समंदर के ऊपर आना पड़ता है हवा के लिए। सही कहा। और जैसे ही वो सतह पर आती हैं, वो दुश्मन के रडार की नजर में आ जाती हैं। लेकिन आईएनएस अरिधमान के साथ ऐसा नहीं है। इसके अंदर अपना खुद का एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर है। ओहो, यानी इसे हवा की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये महीनों तक समंदर की अथाह गहराई में बिना ऊपर आए छिपी रह सकती है, और यही खासियत इसे सही मायने में अदृश्य बनाती है। इसे ऐसे समझते हैं, एक एनालॉजी लेते हैं। किसी भी देश की जो न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता होती है ना, वो एक 3 पैर वाले स्टूल की तरह होती है। हाँ, बहुत दिलचस्प एनालॉजी है। देखिए, पहला पैर हो गया जमीन पर स्थित आपकी मिसाइलें, दूसरा पैर हो गया हवा में उड़ने वाले आपके लड़ाकू विमान। लेकिन जमीन और हवा वाले जो ठिकाने हैं वो तो दुश्मन के सैटेलाइट्स बहुत आसानी से देख सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर मान लीजिए किसी पहले हमले में ये दोनों पैर टूट जाएं या नष्ट हो जाएं, तो समुद्र की गहराई में छिपा ये जो तीसरा पैर है, ये सबसे सुरक्षित और अचूक बैकअप देता है। और इसी अचूक बैकअप को ना कूटनीतिक भाषा में क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहा जाता है। मतलब दुश्मन को सीधा संदेश है कि अगर तुमने कोई दुस्साहस किया तो नीचे से जो हमला होगा वो बहुत विनाशकारी होगा। हाँ, बचना नामुमकिन है। और इसी तकनीकी क्षमता के बलबूते भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा 6 देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और अब भारत शामिल है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। बिल्कुल। खैर, समंदर के नीचे छिपकर अपनी ताकत को सुरक्षित करने की रणनीति तो समझ में आती है, लेकिन जरा दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां समुंदर है ही नहीं। आप मंगोलिया की बात कर रहे हैं? हाँ, अप्रैल में वहां एक बहुत बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल हुई, जिसके बाद उखराल न्यामसोर को वहां का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। देखिए, मंगोलिया की जो भू राजनीतिक स्थिति है ना, वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। ये एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। और पड़ोसी भी कोई आम नहीं है। एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ रूस। बिल्कुल। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक बहुत छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा हो और उसके दोनों तरफ के जो पड़ोसी हैं वो बहुत ताकतवर हो और शोर मचाने वाले हों। हाँ, तो ऐसे में ये देश अपनी पहचान
कैसे बचाता है? मतलब कूटनीति कैसे काम करती है यहाँ? इसी चुनौती से निपटने के लिए मंगोलिया ने एक बहुत ही स्मार्ट नीति बनाई है जिसे थर्ड नेबर पॉलिसी कहते हैं। थर्ड नेबर पॉलिसी मतलब वो किसी तीसरे को अपना पड़ोसी मान लेते हैं? हाँ, वो सिर्फ अपने भौगोलिक पड़ोसियों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि भारत, अमेरिका और जापान जैसे जो देश हैं उनको अपना कूटनीतिक तीसरा पड़ोसी मानते हैं। और भारत के साथ तो उनके बहुत पुराने बौद्ध और सांस्कृतिक संबंध भी हैं। बिल्कुल। जब आपके दो शक्तिशाली पड़ोसी आप पर हावी होने की कोशिश करें ना, तो दूर बैठे ये जो कूटनीतिक साझेदार होते हैं, यही वैश्विक मंच पर आपकी आवाज को दबने नहीं देते। बहुत गहरी बात है ये। लेकिन जमीन से घिरे होने की वजह से मंगोलिया के लिए कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती तो है। हाँ, भौतिक कनेक्टिविटी तो एक चुनौती है उनके लिए। पर आज के दौर में ना दुनिया बहुत तेजी से जुड़ रही है, तो सबसे पहले भौतिक कनेक्टिविटी की ही बात कर लेते हैं। यानी एयरपोर्ट्स की। अभी हाल ही में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 की रैंकिंग आई है। हाँ, और मैं देख रहा था कि सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट फिर से दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बन गया है। ये जो स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग है ना, हाँ। इसे एविएशन सेक्टर का ऑस्कर माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत रोचक और जरूरी सवाल उठता है। भारत का जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, दिल्ली का IGI एयरपोर्ट, वो इस रैंकिंग में 28वें स्थान पर है। अब देखिए, IGI पर हमने अरबों रुपए का निवेश किया है, टर्मिनल 3 जैसा इतना भव्य स्ट्रक्चर है, भारी भीड़ हम हैंडल कर रहे हैं, इतनी आधुनिकीकरण के बाद भी हम टॉप 10 में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए हमें इस रैंकिंग के पीछे का जो विज्ञान है ना, उसे समझना होगा। अच्छा, वो कैसे? देखिए, स्काई ट्रैक्स की जो रेटिंग होती है ना, वो सिर्फ इस बात पर नहीं होती कि आपने साल में कितने करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल कर लिया। ये पूरी तरह से पैसेंजर एक्सपीरियंस की साइकोलॉजी पर काम करती है। पैसेंजर की साइकोलॉजी? हाँ, जब कोई इंसान यात्रा करता है ना, तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल यानी जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बहुत हाई होता है। हाँ, वो सिक्योरिटी लाइन की टेंशन, बोर्डिंग की जल्दी, फ्लाइट मिस होने का डर। बिल्कुल। चांगी एयरपोर्ट का जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है ना, वो उसी स्ट्रेस को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओहो, मतलब वो जो उनके टर्मिनल के अंदर पूरा का पूरा एक जंगल बना हुआ है। हाँ, और वो जो इंडोर वाटरफॉल है, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। नहीं, वो सिर्फ सेल्फी पॉइंट नहीं है। हाँ, इसे आर्किटेक्चर की भाषा में बायोफिलिक डिजाइन कहते हैं। जब इंसान प्रकृति के बीच होता है, पानी की आवाज सुनता है, तो उसका स्ट्रेस लेवल अचानक से नीचे आ जाता है। वहां लेओवर कोई सजा नहीं लगती, बल्कि एक छुट्टी की तरह लगता है। यानी वो इमिग्रेशन की स्मूथ प्रोसेस, स्टाफ का व्यवहार और वो शांत वातावरण, ये सब मायने रखता है। बिल्कुल। दिल्ली IGI ने वॉल्यूम और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सच में चमत्कार किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर टॉप 10 में जाना है तो ईंट पत्थर से थोड़ा आगे बढ़कर उस ह्यूमन टच पर काम करना होगा। सही बात है। यानी भौतिक दूरियां कम करने वाली जगहों पर भी इंसानी भावनाओं का खेल सबसे बड़ा है। हाँ, खैर, एयरपोर्ट्स तो भौगोलिक दूरियां मिटाते हैं, लेकिन जो भाषाओं के बीच की दूरियां हैं ना, उन्हें अब तकनीक खत्म कर रही है। आप माइक्रोसॉफ्ट के नए टूल की बात कर रहे हैं? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया AI स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नाम है MAI Transcribe 1, और ये 25 से ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है। और ये कोई साधारण गूगल ट्रांसलेट जैसा टूल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट, जिसका मुख्यालय रेडमंड में है और जिसके CEO सत्या नडेला हैं, उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो एकदम रियल टाइम में काम करता है। रियल टाइम में? हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये शब्दों का सिर्फ शाब्दिक अनुवाद नहीं करता, बल्कि पूरे वाक्य के संदर्भ को, उस कॉन्टेक्स्ट को समझकर अनुवाद करता है। ये तो बहुत क्रांतिकारी लग रहा है। अगर इसे भारत जैसे बहुभाषी देश के नजरिए से देखें, जहां कदम कदम पर भाषा बदलती है, तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बिल्कुल। आप एजुकेशन में ही सोचिए इसका इस्तेमाल। हाँ, मान लीजिए एक क्लासरूम में कोई टीचर तमिल में साइंस का कोई बहुत मुश्किल टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और सामने जो छात्र बैठा है उसकी स्क्रीन पर रियल टाइम में एकदम सटीक हिंदी या अंग्रेजी में नोट्स टाइप हो रहे हैं। ये एजुकेशन और एक्सेसिबिलिटी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं है, ये तो अवसरों तक पहुंचने के रास्ते में जो भाषा की दीवार है उसको गिराना है। एकदम सही। खासकर उन बच्चों के लिए जो बड़े शहरों के उन महंगे अंग्रेजी स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए वरदान है। लेकिन देखिए, तकनीक हमारी भाषा को तो समझकर अनुवाद कर लेगी, लेकिन क्या ये जो AI है, ये कभी उस मानवीय कल्पना और कला की गहराई को समझ सकता है? मुझे तो नहीं लगता। कला की गहराई तो इंसानी अनुभव से ही आती है। बिल्कुल।
और इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण अभी हाल ही में सामने आया है। केरल में जन्मे राजा रवि वर्मा की एक ऐतिहासिक पेंटिंग नीलाम हुई है। उनकी एक पेंटिंग है यशोदा और कृष्ण। और आपको पता है ये कितने में बिकी है? 167.2 करोड़ रुपए में। भारतीय कला के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बिल्कुल। अब कोई श्रोता सोच सकता है कि 167 करोड़ रुपए एक पेंटिंग के लिए, ऐसा क्या खास है इसमें? तो इसके लिए हमें उनके काम के तरीके को, उनके विजन को समझना पड़ेगा। मैं तो राजा रवि वर्मा को भारत का पहला मास मीडिया आर्टिस्ट मानता हूँ। ये मास मीडिया वाला नजरिया थोड़ा अलग है, ऐसा क्यों मानते हैं आप? देखिए, अगर हम इतिहास में जाएं तो राजा रवि वर्मा से पहले भारत में जो कला थी वो महलों की दीवारों पर या बड़े बड़े मंदिरों तक ही सीमित थी। हाँ, आम आदमी की पहुंच से बाहर थी। बिल्कुल। आम आदमी के पास भगवान की कोई ऐसी तस्वीर नहीं थी जो एकदम असली जैसी लगे। उन्होंने क्या किया कि यूरोपियन ऑयल पेंटिंग की तकनीक सीखी और उसे भारतीय पौराणिक कथाओं के साथ मिला दिया। और देवी देवताओं को एक ऐसा रूप दिया जो एकदम इंसानों जैसा रियलिस्टिक लगता था। एग्जैक्टली। लेकिन उनका जो असली मास्टर स्ट्रोक था ना, वो पेंटिंग नहीं था, वो था लिथोग्राफी। यानी वो तकनीक जिसमें पत्थरों की प्लेट्स का इस्तेमाल करके एक ही पेंटिंग की हजारों प्रतियां छापी जाती हैं। जी हाँ, उन्होंने अपनी जो शानदार पेंटिंग्स थीं उनके सस्ते प्रिंट्स छपवाए। तो जो कला कभी सिर्फ राजाओं के लिए हुआ करती थी वो कुछ ही आनों में बिककर आम आदमी के पूजा घर तक पहुंच गई। हाँ, मतलब उन्होंने कला का लोकतंत्रीकरण कर दिया। बिल्कुल। आज हम कैलेंडर्स में या दिवाली की तस्वीरों में देवी देवताओं की जो छवि देखते हैं ना, वो राजा रवि वर्मा के ही दिमाग की उपज है। उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप का विजुअल कल्चर बदल दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और कला की ही तरह खेल भी तो इंसानों को जोड़ने का एक बहुत प्राचीन माध्यम है। हाँ, कला हमें मानसिक और भावनात्मक स्तर पर जोड़ती है और खेल हमें शारीरिक और सामाजिक स्तर पर। और इसी भावना को दुनिया भर में सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाया जाता है, जो कि 1896 में एथेंस में हुए पहले आधुनिक ओलंपिक की याद में मनाया जाता है। हाँ, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की बात करें तो उसकी स्थापना 1894 में हुई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। संयुक्त राष्ट्र भी यही कहता है कि खेल शांति और विकास का माध्यम है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेच है। वो क्या? देखिए, अगर खेल शांति और विकास लाते हैं तो फिर खेलों की दुनिया में इतना भ्रष्टाचार, इतनी बेईमानी क्यों है? अभी एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट यानी AIU की अप्रैल 2026 की ताज़ा रिपोर्ट आई है। और वो रिपोर्ट भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल। ट्रैक एंड फील्ड डोपिंग के मामलों में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 बन गया है। 148 एथलीट्स सस्पेंड हुए हमारे। हमने डोपिंग में केनिया और रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। ये सच में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। वैसे जब ये आंकड़े आते हैं ना, तो अक्सर बचाव में एक तर्क दिया जाता है। क्या तर्क? कहा जाता है कि आजकल टियर 2 और टियर 3 शहरों से एथलेटिक्स में, जैसे दौड़ या भाला फेंक में, युवाओं की भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो चूंकि लोग ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए सस्पेंशन के आंकड़े भी ज्यादा दिख रहे हैं। जरा रुकिए, ये तर्क तो अजीब है। क्या हम अपनी नाकामी को महज ज्यादा खिलाड़ियों का नाम देकर नहीं छिपा रहे हैं? मैं भी यही सोचती हूँ। मतलब भागीदारी बढ़ने का ये मतलब थोड़ी है कि लोग बेईमानी करना शुरू कर देंगे। शॉर्टकट लेना तो एक करप्ट सिस्टम की निशानी है। सिस्टम की जो असल कमियां हैं उनसे पल्ला झाड़ना हो गया। असली समस्या हमारे एंटी डोपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जमीनी हकीकत में है। वो कैसे? देखिए, इसे समझने के लिए हमें WADA यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और भारत की जो संस्था है नेडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उनके काम करने के तरीके को देखना होगा। वाडा तो ग्लोबल लेवल पर नियम बनाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हमारे देश में उसे लागू करना नेडा का काम है। और शायद यहीं पर बहुत बड़ी चूक हो रही है। सोचिए, गांव देहात से कोई युवा एथलीट आता है, उसे तो पता ही नहीं होता कि उसका जो लोकल कोच है वो उसे जो सप्लीमेंट्स दे रहा है उसमें कौन से स्टेरॉइड्स हैं। बिल्कुल, उसमें प्रतिबंधित दवाएं मिली होती है और उन्हें जानकारी ही नहीं होती। जीतने के दबाव में, अनजाने में या जानबूझकर जो भी ये गलतियां हो रही हैं, इन्हें रोकने के लिए जो एजुकेशन चाहिए, जो रैंडम टेस्टिंग चाहिए, वो ग्रासरूट्स लेवल पर है ही नहीं। एकदम सही। जब तक हमारा ग्रासरूट्स प्रशासन यानी जो जमीनी स्तर का प्रशासन है वो कड़ा और पारदर्शी नहीं होगा, तब तक ये डोपिंग जैसी समस्याएं बनी रहेंगी। और जब बात जमीनी स्तर के प्रशासन की हो ही रही है, तो पंचायत से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है हमारे पास? बिल्कुल, पंचायतें तो हमारे लोकतंत्र की नींव है। अभी हाल ही में
त्रिपुरा की 3 पंचायतों ने, त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला है, वहां की 3 पंचायतों ने 2025 का दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जीता है। और ये जो पंचायती राज मंत्रालय का अवार्ड है ना, ये सिर्फ इस बात के लिए नहीं दिया जाता कि आपने समय पर चुनाव करवा लिए या पंचायत भवन बना लिया। तो फिर इसके मानक क्या हैं? ये अवार्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिजिटल गवर्नेंस में बेहतरीन काम करने के लिए दिया जाता है। जब एक पंचायत अपने संसाधनों का सही से इस्तेमाल करके गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल साक्षरता लाती है ना, तब उसे सच्चा गुड गवर्नेंस कहते हैं। बिल्कुल, उसे ही असली सशक्तिकरण कहते हैं। और जमीनी स्तर पर असर दिखाने वाली नीतियों की बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार का भी एक ताज़ा फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। आप बुनकरों वाली योजना की बात कर रहे हैं? हाँ, वहां की सरकार ने घोषणा की है कि जो हैंडलूम बुनकर हैं उन्हें 200 यूनिट और जो पावरलूम ऑपरेटर्स हैं उन्हें 500 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। जून 2024 से वहां सत्ता बदल चुकी है। अब वहां के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जो टीडीपी से हैं, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ये फैक्ट चेक बहुत जरूरी था। अब अगर हम इस योजना के अर्थशास्त्र को समझे ना, तो ये कोई आम मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। अच्छा, तो फिर इसे कैसे देखा जाए? देखिए, एक पावरलूम चलाने वाले बुनकर के लिए बिजली का बिल कोई घर का खर्च नहीं है, वो उसका कमर्शियल खर्च है। मान लीजिए एक साड़ी बनाने की कुल लागत 500 रुपए है, तो उसमें से लगभग 200 रुपए तो सिर्फ मशीन को चलाने वाली बिजली का खर्च होता है। बिजली उनकी सबसे बड़ी इनपुट कॉस्ट है। ओहो, यानी जब सरकार ये 500 यूनिट बिजली मुफ्त कर देती है तो बुनकर की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो सीधे तौर पर कम हो जाती है। बिल्कुल, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है और वो बाजार में बड़ी बड़ी कपड़ा कंपनियों से मुकाबला कर पाता है। ये तो पूरी की पूरी आजीविका को बचाने का एक बहुत ही सर्जिकल और सटीक तरीका है। एकदम सही। नीतियां जब समस्याओं के बिल्कुल मूल कारण पर प्रहार करती हैं ना, तभी वो जमीन पर सफल होती हैं। लेकिन एक परिपक्व और समझदार समाज सिर्फ इंसानों की आजीविका या अर्थव्यवस्था के बारे में ही नहीं सोचता, वो उन जीवों के बारे में भी नीतियां बनाता है जो वोट नहीं डाल सकते। आप दिल्ली सरकार के उस ताज़ा कदम की बात करें ना? हाँ, दिल्ली सरकार ने एक बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाया है। बिल्कुल, उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स यानी पीसीए एक्ट 1960 के तहत दिल्ली के सभी जिलों में एनिमल वेलफेयर कमेटी यानी पशु कल्याण समितियां बनाने का फैसला किया है। और श्रोताओं को ये भी नोट करना चाहिए कि जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है, AWBI, उसका गठन भी इसी एक्ट के तहत किया गया था। सही पॉइंट है। वैसे आमतौर पर जब हम अर्बन गवर्नेंस की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? चमकचमाती सड़कें, नए फ्लाईओवर्स, स्मार्ट सिटी। हाँ, कंक्रीट के जंगल। लेकिन हर शहर की सड़कों पर हजारों बेजुबान जानवर भी तो रहते हैं। इन नई कमेटियों का मुख्य मकसद सड़कों पर घूमने वाले जानवरों का रेस्क्यू करना और उनके प्रति होने वाली क्रूरता को रोकना है। प्रशासन की इतनी मोटी मोटी फाइलों में अगर करुणा और सह अस्तित्व को जगह मिल रही है, तो ये दर्शाता है कि हम एक समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस डीप डाइव चर्चा में हमने वाकई कई गहराइयों को छुआ है। हाँ, बहुत अलग अलग तरह के विषय थे आज। हमें जाना कि कैसे समंदर के अंधेरे में INS अरिधमान शांति से भारत की सुरक्षा कर रही है, कैसे जमीन से घिरा मंगोलिया कूटनीति के जरिए अपना वजूद बचा रहा है, और कैसे दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि इंसान की साइकोलॉजी समझकर बनाए जाते हैं। बिल्कुल, तकनीक कैसे भाषा की दीवारों को तोड़ रही है। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी से कैसे कला को आम इंसान तक पहुंचाया। डोपिंग के दाग के पीछे की जमीनी सच्चाई क्या है, और कैसे पंचायत से लेकर बुनकरों तक सही नीतियां लोगों का और बेजुबान जानवरों का जीवन बदल सकती हैं। इन सब बातों से गुजरने के बाद आपके दिमाग में क्या विचार आ रहा है? मेरे दिमाग में ना एक बहुत गहरा विरोधाभास घूम रहा है। एक सवाल है। वो क्या? जरा सोचिए, एक तरफ हमारे पास ऐसा विज्ञान है जो 7000 टन की विशाल न्यूक्लियर पनडुब्बी को समंदर में पूरी तरह दृश्य बना सकता है। हमारे पास ऐसा AI है जो पलक झपकते ही 25 भाषाएं समझ लेता है। हमारी तकनीकी प्रगति आसमान छू रही है। ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ हम आज भी दौड़ के मैदान में बेईमानी यानी डोपिंग से लड़ रहे हैं, और सड़कों पर बेजुबान जानवरों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हमें कमेटियां बनानी पड़ रही हैं। ये सच में एक झकझोर देने वाला कंट्रास्ट है। हमारी मशीनें तो बहुत स्मार्ट हो गई हैं, लेकिन हमारी मानवीय कमजोरियां आज भी वही पुरानी हैं। यही मेरा सवाल है, क्या हमारी तकनीकी प्रगति हमारी नैतिक प्रगति से कहीं बहुत आगे निकल गई है? और अगर ऐसा है तो इस बढ़ते हुए गैप को हम कैसे भरेंगे? क्योंकि सिर्फ बेहतर मशीनें बनाने से
हम एक बेहतर इंसान तो नहीं बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको ठहर कर सोचना चाहिए। मशीनें हमारे काम आसान कर सकती हैं, लेकिन हमारी नैतिकता और हमारी करुणा का कोई शॉर्टकट या डिजिटल वर्जन नहीं होता। इसी विचार के साथ हम आपको आज यहीं छोड़ते हैं। इस गहराई तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। ऐसी ही रोजाना करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और साथियों के साथ अवश्य साझा करें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।